धमाकेदार, शानदार और जानदार क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सिविक्स का सेकंड चैप्टर रहने वाला है, दैट इज ऑल अबाउट फेडरलिज्म। इससे पहले हम लोग सिविक्स के चैप्टर और इसके अलावा हिस्ट्री के चैप्टर्स, ज्योग्राफी के चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सके और आपकी प्रिपरेशन को एक नई हाइट मिल सके। एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियोस आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे कि आपको कितना आता है। और इसके अलावा आप लोग क्या कर पाएंगे, इसके अलावा आपको नया नया कंटेंट यानी कि नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके थ्रू आपको अपने एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। जब वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। इन एमसीक्यू सीरीज में मैं आपके बोर्ड एग्जाम के सेक्शन ए पर फोकस कर रही हूं, जो आपका प्रॉपर एमसीक्यू बेस्ड आता है। उसमें 20 एमसीक्यू आप लोग के होते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में से 20 ऑन 20 मार्क्स क्या कर सके, ग्रैब कर सके। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लेते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू वाला पार्ट जो होता है, इसमें जब बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो 100 या 95 मार्क्स अचीव करने का सपना है, वो सपना सा रह जाता है। तो वो चीज आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज वाले वीडियोस जो है वो लेकर आ रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो फेडरलिज्म चैप्टर पर है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोल रहा है और क्या डिमांड कर रहा है। Which of the following is not a feature of federalism? यानी कि इनमें से कौन सा एक फेडरलिज्म का फीचर नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, आप लोगों को पता है कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, 2 और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो वो क्या हो गया, तो मल्टीपल लेवल्स तो होते हैं गवर्नमेंट के, दैट इज राइट। डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब डिफरेंट लेवल पर है तो सेंट्रल और स्टेट में पावर्स डिवाइड होती ही होती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहता है, बहुत फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो एंड थर्ड लास्ट वन इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है दैट इज द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए फेडरलिज्म के अंदर, तभी वो फेडरलिज्म माना जाएगा। तो ऐसा कोई भी फीचर इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। What does the concurrent list in the Indian Constitution contain? आपको पता है कि 3 लिस्ट आपको दी गई है। 3 लिस्ट में से आपको बताना ये है, एक यूनियन होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आप लोग को बताना है। दैट सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, subjects of state importance, subjects of common interest to both union and state, subject that only local government can legislate on। क्या ऐसे सब्जेक्ट जिस पर केवल नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, सिर्फ स्टेट इंपॉर्टेंस के हैं, या फिर दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के हैं, या फिर ऐसे जिन पर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट वाले होते हैं, जिस पर कानून बनाने का हक यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही होता है। जिसमें अगर दोनों ने सेम सब्जेक्ट पर कानून बनाया है तो इसमें मेनली क्या होता है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके कानून को माना जाता है। या फिर किसी तरीके का दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है तो उस केस में प्रायोरिटी जो है वो किसको दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को दी जाती है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर, सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन एंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, हाउ इज पावर शेयर्ड इन अ फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम के अंदर पावर को कैसे शेयर किया जाता है? ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स पावर, क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है? पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या पावर डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड होती है? द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल स्टेट अननेसेसरली सिर्फ डायरेक्शंस देती है स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड ऑल पावर, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं? तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने पावर शेयरिंग में डिफरेंट पावर शेयरिंग के तरीके देखे थे, हॉरिजॉन्टल देखा, वर्टिकल देखा। तो उसमें जो हमने वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखा था वही एक्चुअली हमारा क्या था, फेडरलिज्म था। जहां पर क्या होता है, हमारा गवर्नमेंट जो है, जो हमारा सिस्टम होता है दैट इज लाइक गवर्नमेंट 2 और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। तो यानी कि पावर का डिवाइड होना डिफरेंट लेवल्स पर, गवर्नमेंट का डिवाइड होना क्या, डिफरेंट लेवल्स पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। तो दैट पावर यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स पर शेयर होती है गवर्नमेंट के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, सेंटर स्टेट हो गई, सेंटर के बाद स्टेट गवर्नमेंट आता है, स्टेट के बाद लोकल म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत वगैरह जो होती है वो आती हैं। तो हर लेवल पर क्या होती है, पावर डिवाइड होती है इन दी फेडरलिज्म। तो यहाँ पर क्या है, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जब 2 से ज्यादा टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है, 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो उसे हम लोग क्या, 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो वही क्या कहलाता है आप लोगों का, फेडरलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, Which of the following subject is not in the union list? अब आप लोगों से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सारे सब्जेक्ट्स को याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको इन लिस्ट के मेन सब्जेक्ट्स को याद करना पड़ेगा ताकि आप लोग बता सके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है कि इस लिस्ट के अंदर क्या सब्जेक्ट आ सकता है, उस लिस्ट के अंदर क्या सब्जेक्ट आ सकता है, तो आप इजिली क्या कर सके, उस चीज को आंसर कर सके। सो हियर वी आर लाइक क्वेश्चन आस्किंग टू यू कि यूनियन लिस्ट के अंदर इनमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए, यूनियन लिस्ट के अंदर आपके सारे नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे आपके कहां पर आएंगे, यूनियन लिस्ट में। स्टेट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट में जो स्टेट इंपॉर्टेंस वाले या अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आएंगे, और जब दोनों से छूट गए जो कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं वो किस में आते हैं, आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। और कुछ आपकी रेजिडुअरी पावर्स होती हैं जो कि नए सब्जेक्ट जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो उन पर कानून बनाने का हक किसको होता है, यूनियन गवर्नमेंट को होता है, दैट इज नोन एज दी रेजिडुअरी पावर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट है, यानी कि कौन सा होना चाहिए, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो नॉट पूछ रहा है, फॉरेन अफेयर्स इज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बात की जाए बैंकिंग, तो बैंकिंग कैसा है, ऑल्सो अ नेशनल इंपॉर्टेंस, आपका आरबीआई वगैरह हो गया, एसबीआई हो गया, तो ये सभी क्या है आपके नेशनल इंपॉर्टेंस। बैंकिंग में वो चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। नेक्स्ट इज दी एग्रीकल्चर एंड अदर वन इज दी करेंसी। करेंसी भी नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है। तो एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जो कि आपका यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आता है। इज दैट क्लियर? तो एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which of these level of government in India does not have the power to legislate? यानी कि कानून बनाने का हक इनमें से किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, उनके मेंबर्स वहां पर नहीं होते हैं। तो दैट यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो मेन होती है, स्टेट गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे आपको वहां देखने को मिलते हैं। बात की जाए लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट इज दी करेक्ट आंसर, जिसके आपको वहां पर लोग देखने को नहीं मिलेंगे। तो इनके पास लेजिस्लेट पावर यानी कानून बनाने वाली पावर जो है इनके पास नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी इन दी फेडरल कंट्री? फेडरल कंट्री के अंदर जुडिशरी का रोल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में आपने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच क्या हो रही थी, पावर डिवाइड हो रही थी, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो जुडिशरी का रोल जो है वो क्या है एक फेडरल कंट्री के अंदर, ये आपको बताना है। सो दैट टू इम्प्लीमेंट लॉज, to interpret the constitution and resolve disputes between different levels of government, to make laws for the central government or to allocate resources between states। तो आपकी अगर बात की जाए जुडिशरी, तो जुडिशरी का काम होता है किसको इंटरप्रेट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, उसकी व्याख्या करना, देखना कि सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब डिस्प्यूट हो जाते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पर, लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गए, कभी एक स्टेट का दूसरे स्टेट से हो गया, सेंटर का स्टेट से हो गया, तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम कौन करता है, वो भी जुडिशरी करती है। जुडिशरी में आपको पता है कि हमारे पास जुडिशरी हायरार्की में काम करती है, लेवल्स पर काम करती है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, देन फिर हमारे पास स्टेट लेवल पर आता है, देन उसके बाद हमारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। यानी कि पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, देन हाई कोर्ट्स हो गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गए। तो इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स वाले काम होते हैं उन्हें कौन करता है, कौन रिजॉल्व करता है, दैट बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट की, द रेजिडुअरी पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन व्हिच लेवल ऑफ गवर्नमेंट? अभी मैंने आपको बताया था रेजिडुअरी पावर्स, वो जो तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं होते उन पर जो पावर बनाई जाती है वो रेजिडुअरी पावर्स के उसमें आती है, अंडर में आती है। तो ये कौन बना सकता है इन पर, जो इन सब्जेक्ट्स पर जो कानून है वो कौन बना सकता है, वो पावर किसके पास होती है? तो दैट स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज दी यूनियन गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही इस पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, Which of the following amendments strengthened decentralization in India? इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन किस चीज से स्ट्रेंथन हुआ था? 42nd अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट,
61st अमेंडमेंट और 86th अमेंडमेंट। आप लोगों को पता है कि 73 एंड 74th अमेंडमेंट की हेल्प से आप लोगों को क्या हुआ था, जो आपकी पंचायत है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो किसकी हेल्प से आई थी, आपकी इन अमेंडमेंट्स की वजह से आई थी। तो द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज दी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Which country is an example of coming together federalism? हम लोगों ने पावर शेयरिंग चैप्टर में भी ये चीज डिस्कस की थी कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है। जब स्टेट्स एक साथ आ रहे हैं जिसमें स्टेट की पावर सेंटर से ज्यादा है तो वो क्या होता है, आपका कमिंग टुगेदर होता है। और जहां पर सेंटर की पावर स्टेट से ज्यादा होती है वो होल्ड करते हैं तो वो क्या होता है, आपका होल्डिंग टुगेदर होता है। जैसे कि इंडिया हो गया आप लोगों का। तो अगर बात की जाए यहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म की, तो इंडिया, यूएसए, चाइना एंड श्रीलंका। तो आपका यूएस इज द करेक्ट आंसर, जहां पर आपका क्या है, कमिंग टुगेदर है, जहां पर स्टेट की पावर सेंटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। इन अ फेडरल सिस्टम व्हिच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड द हाईएस्ट? हमारे यहाँ पर जितने टायर ऑफ गवर्नमेंट है उसमें से हाईएस्ट लेवल पर कौन सा टायर है वो आपको बताना है। स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और जुडिशरी। तो हमारे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट लेवल पर कौन है आप लोगों का, यूनियन गवर्नमेंट। देखिए अगर बात की जाए आप लोगों का, नीचे से ऊपर हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले आप लोगों की आती है लोकल गवर्नमेंट, है ना, लोकल गवर्नमेंट। देन उससे ऊपर हमारा आता है, ये फर्स्ट लेवल हो गया। देन ऊपर हम जाएंगे तो हियर वी आर हैविंग द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। एंड सबसे ऊपर जो हो गया वो है हमारा क्या, आपका दैट इज दी यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। द हाईएस्ट लेवल हियर वी आर हैविंग इज दी यूनियन गवर्नमेंट और दी स्टेट गवर्नमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको पता है कि जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें क्या दिया गया है, अलग अलग भाषाएं दी गई हैं, 22 अलग अलग भाषाएं दी गई हैं। तो उसमें कौन सी एक भाषा को जगह नहीं दी गई है वो आप लोगों को बताना है। दैट हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड बंगाली। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंग्लिश इज द लैंग्वेज जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में जगह नहीं दी गई है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स सिग्निफाइज दैट। आपको पता है आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो वो चीज क्या सिग्निफाई कर रही है कि दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये टर्म क्या सिग्निफाई कर रहा है आप लोग को ये बताना है। दैट इंडिया इज अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल। नेक्स्ट, इंडिया इज अ कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज और यूनियन टेरिटरीज हैव मोर पावर देन स्टेट्स। यहां पर बात की जाए तो यहां पर क्या है, इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इंडिया सभी स्टेट्स के साथ बना हुआ है, लेकिन यहां पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और वही चीज क्या सिग्निफाइज करती है, यूनियन ऑफ स्टेट्स को सिग्निफाई करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच करता है ये आपको बताना है। स्टेट लिस्ट के अंदर डिफेंस आता है क्या? यूनियन लिस्ट के अंदर एग्रीकल्चर आता है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या एजुकेशन आता है? और रेजिडरी पावर्स के अंदर क्या पंचायत आती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ये क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस का पार्ट है, तो ये यूनियन में आएगा। बात की जाए आपका एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट का एजुकेशन बिल्कुल ठीक है, एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, डिवोर्स हो गया, ये सारी चीजें आपकी किस पे दी जाती है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दी जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट दिया हुआ है, दैट इज टोटली अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो यानी कि पावर जो है वो किसके बीच में डिवाइडेड है, सेंट्रल अथॉरिटी और अदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है उनके बीच में डिवाइडेड है।
दूसरा क्या है, इन ए यूनिटरी सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स पावर विद लोकल गवर्नमेंट। जब बात ही यहाँ पर यूनिटरी हो गई, यूनी हो गया, यानी कि एक लेवल है गवर्नमेंट का, तो वहां पर पावर शेयर कैसे हो सकती है? तो आपका स्टेटमेंट 2 क्या बन जाता है? इट्स अ बिग नो, बिग रॉन्ग। और आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है। इन चैप्टर्स में आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैं जो सीरीज लेकर आती हूँ उसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, कुछ एमसीक्यू होते हैं, कुछ असर्शन रीजन होते हैं, और कई बार कुछ क्वेश्चंस पिक्चर बेस्ड भी होते हैं। तो अगर आपकी कुछ स्पेशल डिमांड रहती है कि मैम सिर्फ पिक्चर बेस्ड होने चाहिए, या फिर कुछ और डिमांड रहती है, तो वो चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, तभी मैं उन्हें फुलफिल कर पाऊंगी। आप बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा? तो दैट यू हैव टू कम्युनिकेट विद मी, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग बात कर पाएंगे, ठीक है ना? देख लेते हैं असर्शन एंड रीजन में। असर्शन दिया हुआ है इंडिया इज कंसीडर्ड अ क्वासी फेडरल कंट्री। इंडिया क्या है? क्वासी फेडरल कंट्री है। इसके अलावा बात की जाए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट विद सम पावर्स डेलीगेटेड टू दी स्टेट्स। यानी कि हमारे यहाँ पर क्वासी फेडरल कंट्री का मतलब क्या होता है? जहां पर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और वो क्या करती है? अपनी पावर्स को शेयर करती है विद दी स्टेट गवर्नमेंट और विद दी लोकल गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है इसका? क्वासी फेडरल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये क्या है आपका? Both A and R are true and R is the correct explanation of A is the correct answer. ठीक है ना? So the correct answer here we are having is the A. Next देख लेते हैं, identify the correct option for the following statements. आपको correct statement मतलब option देखना है according to the statement. The state list in the Indian Constitution includes subjects like agriculture and police. तो मैंने आपको अभी बताया था कि agriculture state list में आता है, पुलिस भी state list में आती है। Next अगर बात करें statement 2, The union list includes subject like education and public health. तो it's a big no. यूनियन के अंदर कौन से आएंगे? नेशनल इंपॉर्टेंस के आएंगे, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं? आपकी इधर आएंगी यूनियन में। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? रॉन्ग, और स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट्स बिलो। आपको एक चीज चूज करनी है, आपको एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला स्टेटमेंट आप लोगों को गिवन है, फेडरलिज्म एंश्योर्स दैट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉयज इट्स अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली। सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट विदाउट एनी रीजन। क्या ऐसी कोई पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो विदाउट एनी रीजन उनके किसी भी डिसीजन को डिसमिस कर दे स्टेट गवर्नमेंट के? तो ऐसा नहीं होता है। फेडरलिज्म के अंदर पावर्स को शेयर किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स होती है अपने स्टेट को लेकर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। फेडरलिज्म इंश्योर्स दैट एवरी लेवल ऑफ government enjoys its authority independently. Clear है? तो here we are having statement 1 is true and 2 is false. हर जगह मुझे लग रहा है statement 2 से दुश्मनी है, सभी जगह statement 2 क्या हो गया आप लोग का? wrong हो गया, और पहला ठीक है। Next question is of assertion and reason। देख लेते हैं क्या है आप लोगों का। पंचायती राज was introduced to promote decentralization। पंचायती राज was introduced to promote decentralization। decentralization में क्या है? जब पावर को क्या कर दिया गया है? जो सेंटर के पास पावर थी उसे और भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और भी उसमें लोगों को दिया गया, और भी लेवल पर डिवाइड कर दिया गया। दैट इज नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन। तो पंचायती राज एक लोकल गवर्नमेंट के रूप में उभर के आया, तो कहीं ना कहीं वो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर रहा था। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके लिए था आप लोगों का? ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, जो पंचायत वगैरह थी उनके लिए ये उभर कर आया था, और इसके बाद ही हमारा पंचायत सिस्टम हम लोग को देखने को मिला था। 73rd इसके लिए था, 74 किसके लिए था? हमारा म्युनिसिपैलिटीज वगैरह के लिए था। इज दैट क्लियर? दैट आप लोग का दोनों ही बिल्कुल ठीक है, और ए इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट explanation है ना? So that both A and R are true and R is the correct explanation of
ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यहां क्या पूछ रहा है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। नो डिविजन ऑफ पावर्स, क्या फेडरल गवर्नमेंट में पावर का डिविजन नहीं होता है। एंड सेकेंड वन इज दी ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, powers are divided between different levels of government, only the state government have the power to govern। पढ़ते पढ़ते आपने देखा होगा कि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई ऑप्शंस को पढ़ते हुए, मैंने दोबारा से क्वेश्चन देखा, तो वही चीज आपके साथ ना हो, आपके साथ हो भी रही है तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रीड कर लिया करिए, उसके बाद ऑप्शंस पर जाया करिए। यहाँ पर क्या बोला है, फीचर है, अब मैं कंफ्यूज हो गई, नहीं है वाले उसमें, है ना, तो फीचर है पूछा है आप लोगों से, तो डिविजन ऑफ पावर्स तो ये तो नहीं जाएगा, ये फीचर नहीं है। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, ये भी नहीं है। पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सो यस, फेडरलिज्म के अंदर पावर्स का डिवाइड होना बहुत जरूरी है अलग अलग लेवल्स में, तभी वो क्या बनता है, फेडरलिज्म बनता है, ठीक है ना, फेडरल गवर्नमेंट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। आपको यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल बताना है जहां पर सिंगल टायर ऑफ गवर्नमेंट आप लोगों की होती है। सो दैट यूएसए, इंडिया बिफोर 1992 रिफॉर्म्स, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। दैट चाइना इज द करेक्ट आंसर। चाइना के अंदर सिंगल लेवल पर ये यूनिटरी सिस्टम काम करता है, एक ही पार्टी काम करती है, पूरा सिस्टम जो है वो एक ही पार्टी के हाथ में होता है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही सब कुछ हैंडल करती है, तो चाइना क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स पावर बिटवीन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसके बीच में पावर को डिवाइड करता है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो हमारे यहाँ पर पावर किसमें डिवाइड होती है, सॉरी, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। बाकी तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वो तो इनके हेड होते हैं, बाकी पावर्स को इनके गवर्नमेंट्स के बीच में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फेडरल सिस्टम डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर रिजॉल्व बाय। अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, दो स्टेट के बीच में, सेंटर या स्टेट के बीच में, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे जो रिजॉल्व है वो कौन करता है, दैट इज बाय द जुडिशरी। अब यहाँ जुडिशरी तो दिया नहीं है, यहाँ क्या दिया आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट दिया। तो मैं आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ अलग अलग लेवल पर कोर्ट्स काम करते हैं। पहले कौन सा हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, उसके बाद हमारे हाई कोर्ट हो गए, देन हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जब अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट में क्या होती है, कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करता है। क्योंकि रीजन क्या है, मान लीजिए कि हरियाणा और यूपी में कोई कंफ्लिक्ट हो गया है, अब उसमें किस हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे हम, यूपी हाई कोर्ट को यूपी में करेंगे, इलाहाबाद वाले हाई कोर्ट को, या फिर हरियाणा के हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे, तो दोनों हाई कोर्ट आ जाएंगे बीच में। तो इसलिए यहां अप्रोच ना करके हम सीधे कहां अप्रोच करते हैं, उस कंफ्लिक्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया जाता है, जो कि सबसे हाईएस्ट उस पर जो है अथॉरिटी पर देखा जाता है जुडिशरी पावर। उसके जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिसीजन हो गया उसे कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, वो आपका फाइनल डिसीजन जो होता है वो माना जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। यानी कि जमीन जो जायदाद वगैरह होता है, सक्सेशन होता है, आपका मैरिज होता है, अडॉप्शन होता है, इन सारे सब्जेक्ट्स पे कानून और इस सारे सब्जेक्ट्स जो है वो किस लिस्ट के अंदर है आपको बताना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिडुअरी लिस्ट। तो ये आप लोग के कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो है वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद सिर्फ इतना रखो, यूनियन के अंदर नेशनल इंपॉर्टेंस के आएंगे, स्टेट के अंदर स्टेट इंपॉर्टेंस वाले आएंगे, कॉन्करेंट में वो आएंगे जो दोनों के कॉमन इंटरेस्ट वाले हैं, और रेजिडरी में कौन से आएंगे जो तीनों लिस्ट से छूट गए हैं या फिर जो अब नए नए मुद्दे आ रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, साइबर क्राइम हो गया, इन सारी चीजों को किस में रखा गया है, रेजिडरी लिस्ट के अंदर रखा गया है। तो वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 1992 अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1992 में जो अमेंडमेंट्स हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो क्या सिग्निफाइज कर रहे हैं आप लोगों को वो बताना है। इट अबॉलिश द स्टेट गवर्नमेंट, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट अबॉलिश हो गई हो। इट क्रिएटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इट रिमूव द कॉन्करेंट लिस्ट,
और इट गेव रेसिडुअरी पावर्स टू द स्टेट। 1992 में आपके 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए थे, जिसके बाद आपका क्या हो गया था, इट क्रिएटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो दैट बी इज द करेक्ट आंसर। एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग के सामने बनकर आई थी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो आपको इसी साल में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया कैन लेजिस्लेट ऑन द यूनियन लिस्ट। मतलब कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पर कानून बना सकता है। तो दैट स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, यूनियन गवर्नमेंट, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन जो होती है आप लोगों की यूनियन लिस्ट जो होती है उस पर कानून बनाने का हक केवल यूनियन गवर्नमेंट को होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। इज दैट क्लियर? जैसे स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के पास होता है, यूनियन गवर्नमेंट में यूनियन के पास होता है, कॉन्करेंट में दोनों बनाते हैं, और रेजिडुअरी पावर जो रेजिडुअरी लिस्ट होती है उसमें किसके पास होता है, उसमें भी यूनियन गवर्नमेंट के पास ही पावर्स दिए जाते हैं। सो आई होप लिस्ट वाला पार्ट आप लोग को क्लियर हो गया हो, समझ में आया हो। तो इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, चीजें समझ में आई हो, कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए नए हो, कुछ आप लोग पहले से जानते हो। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ ये जानने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ। तो वो चीज आप मुझे जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज आई बिलीव इन द थॉट शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी वो बेनिफिट मिल सके जो आप लोग ले पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।